जहां आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर और दुर्ग दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर जिले को विकास कार्यों की सौगात देंगे। यहां करीब 342 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की मुख्यमंत्री सौगात देंगे। वहीं मुख्यमंत्री आज पाटन में गुरु घासीदास जयंती के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है। रायपुर से कल ही निकल चुके थे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन के दौरे पर कांकेर पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज दूसरा दिन है। कांकेर दौरे की शुरुआत पहले दिन उन्होंने नहरपुर ब्लॉक के श्रीगुहान गांव से की, जहां महिला समूहों ने प्रदेश के मुखिया का पारंपरिक रूप से स्वागत किया। भूपेश बघेल ने यहां विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही आदर्श गौठान का निरीक्षण भी किया। महिला समूहों के काम की इस दौरान उन्होंने जमकर तारीफ की। सीताफल से बनी आइसक्रीम का स्वाद लेने से भी भूपेश बघेल खुद को रोक नहीं पाए। भूपेश बघेल ने बच्चों के लिए बनाए गए उद्यान वाटिका की भी शुरुआत की। आदर्श गौठान में काम कर रही महिला समूहों ने उन्हें बताया कि सरकार की इस योजना से उनके जीवन में नया सवेरा आया है। वो गौठान में सब्जी उगाकर अब तक 5 लाख तक का मुनाफा कमा चुकी है और एक ट्रैक्टर भी उन्होंने खरीद लिया। जिन ग्राम स्वराज की जो कल्पना की थी, ये श्रीगुहान गांव में साकार होते दिखाई दे रहा है और सब लोग मिलजुल के मछली पालन भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन, सब गौ पालन भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं। बाड़ी के माध्यम से जो इन लोगों ने अपने आय में वृद्धि की है, वो तो सचमुच में अनुकरणीय है। दूसरे गाँव के लोगों को भी इसे अपनाना चाहिए। समूह के माध्यम से कैसे गाँव का विकास किया जा सकता है और आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है। खबर रायपुर से, जहां यूनिफाइड कमांड की मीटिंग आज होगी। नक्सलियों पर रोक लगाने को लेकर इस मीटिंग में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को लेकर हालांकि इसके पहले भी समय समय पर पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने बैठकें की है। ये बैठक काफ़ी अहम होगी। यूनिफाइड कमांड की मीटिंग में नक्सलियों पर रोक लगाने को लेकर और नक्सलियों के मंसूबे किस तरह कामयाब करने की वो कोशिश करते हैं, उन्हें नाकामयाब कैसे किया जाए, इन मसलों पर बैठक में चर्चा होगी। राजधानी रायपुर से ही खबर, जहां छत्तीसगढ़ में 6000 कोरोना पेशेंट्स का डेटा दर्ज नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर विभाग ने संक्रमितों की तलाश अब शुरू कर दी है, क्योंकि डेटा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही आंकड़ों को दुरुस्त करेगा, ठीक करेगा। 4 महीने तक अस्पतालों और लैब के आंकड़ों के मिलान के बाद ये खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के हजारों मरीज सरकारी फाइलों में दर्ज होने से रह गए हैं। मार्च में आए संक्रमण के पहले मामले से लेकर जनवरी तक के 10 महीनों में 6000 कोरोना संक्रमित फाइलों से ही गायब है, उनका डेटा ही नहीं है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश पर अब जाकर उनकी तलाश हो पाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग अब आंकड़ों को दुरुस्त करेगा। संक्रमित हुए किसी प्रदेशवासी का नाम नहीं छूटेगा। बता दें आपको कि लैब और अस्पतालों के आंकड़ों का मिलान करने पर यह खुलासा हुआ है, जिसके बाद अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि नाम बदल जाने, निजी अस्पतालों में इलाज कराने, कई अस्पतालों से सही डाटा नहीं मिल पाने के कारण ये नाम छूट गए हैं, लेकिन अब आंकड़ों को जल्द ही दुरुस्त किया जा रहा है। राजधानी रायपुर से खबर, जहां 65,000 पुलिसकर्मियों को वैक्सीन लगेगी। 7,000 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं अब तक, और अब तक 23 पुलिसकर्मियों की कोरोना की वजह से जान भी गई है। स्वास्थ्य कर्मियों के बाद अब फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिसकर्मियों का भी टीकाकरण होगा। 60,000 अधिकारी कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है और पुलिसकर्मियों को अब टीका लगाने की तैयारी की जा रही है। खबर बिलासपुर से, जहां एयरपोर्ट को लाइसेंस मिलने पर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। जी हां, एयरपोर्ट को लाइसेंस तो मिल चुका है, लेकिन अब क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने कई ट्वीट किए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और उनके ट्वीट के बाद नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के नेता धर्मलाल कौशिक ने भी ट्वीट किया।
कौशिक ने केंद्र सरकार का आभार जताया लाइसेंस मिलने पर। इधर दूसरी तरफ बिलासपुर सांसद अरुण साव ने फोटो जारी किया है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात का फोटो उन्होंने जारी किया। कांग्रेस नेता राज्य सरकार की उपलब्धि बताने में जुट गया। एक दिन पहले ही डीजीसीए ने लाइसेंस जारी किया है बिलासपुर का। एयरपोर्ट पर अब 72 सीटर विमान उतर सकेंगे। धान खरीदी को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार में तनातनी जारी है। इस बीच एक बार फिर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने छत्तीसगढ़ की 3 महत्वपूर्ण मांगों को केंद्र सरकार के सामने रखा और इन्हें पूरा किए जाने की उम्मीद जताई है। रविंद्र चौबे ने धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति, केंद्र से 7 लाख मैट्रिक टन चावल की खरीदी और राजीव गांधी न्याय योजना से दी जाने वाली राशि के लिए केंद्र से अनुमति मांगी। लेकिन फिलहाल सरकार के सामने धान सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकार 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीद चुकी है और धान खरीदी के लिए 3 दिन का वक्त और बचा है। इधर विपक्ष एक बार फिर इस मुद्दे को उठा रहा है और धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की बात कह रहा है। जो 88 के आंकड़े हैं वो 25 जनवरी के पहले के हैं। आज की तारीख में हम लगभग 90 लाख मैट्रिक टन के इर्द गिर्द हैं और छत्तीसगढ़ सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को बधाई भी देना चाहिए और धन्यवाद भी देना चाहिए कि देश की सरकार के सारे व्यवधानों के बावजूद कभी कहा कि हमारी बोनस में रोकथाम होगी, कभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जानकारी मांगी गई, कभी कहा गया कि बारदाने हमको आपूर्ति नहीं की गई। बहुत प्रकार के बाधाओं के बावजूद भी हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लगभग 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीद चुके हैं। ये वृहद विषय है, इस विषय में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो 2500 रुपए की बात किए हैं वो 2500 रुपए कहाँ से लाएंगे, उनकी जवाबदारी है। पिछला किस्त अभी तक मिला नहीं है और बोरे का रोना रोकर के शुरू से ही हिला हवाला उन्होंने किया है। लेकिन हमारे किसानों ने बड़ा धैर्य रखा, अपने बोरा में लेकर के गए। पिछले बार बोरे का पैसा किसानों को मिला नहीं है। 30 रुपए 35 रुपए में किसान बोरा खरीद रहे हैं, 14 रुपए उनको धरा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की नीयत स्पष्ट हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश से टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद अब गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को भी राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है और वो गुजरात में कांग्रेस की नैया पार लगाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन विपक्ष इसे अलग नजरिए से देखता है। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश कांग्रेस को तवज्जो मिली। सीएम भूपेश बघेल के पास बिहार और असम की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पास उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान की जिम्मेदारी, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को सीडब्ल्यूसी में जगह, अब सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर गुजरात निकाय चुनाव की जिम्मेदारी भी मिली। ये कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो ये बताती हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का कद राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रहा है। एआईसीसी छत्तीसगढ़ के नेताओं को नई नई जिम्मेदारियों से नवाज रही है, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में छत्तीसगढ़ के नेताओं की भूमिका पिछले कुछ साल में बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ से विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल, मोतीलाल बोरा और अजीत जोगी ऐसे नाम हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करने में कामयाब रहे। लेकिन विद्याचरण शुक्ल के निधन और अजीत जोगी के पार्टी छोड़ने से केंद्र में राज्य का प्रतिनिधित्व शून्यता की तरफ जा रहा था। लेकिन अब दूसरी पीढ़ी को कांग्रेस ने उपयोग करना शुरू किया है, जिससे न केवल लीडरशिप तैयार होगी बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ रहा है। पर इन जिम्मेदारियों को विपक्ष राजनीतिक चश्मे से देख रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व में भाजपा के 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ से हैं, जहां तक काम का सवाल है। और अगर मनी और पावर एक्सचेंज की बात है, फंड रोटेशन की बात है, तो छत्तीसगढ़ में तो चर्चा है कि कांग्रेस सरकार में रेत माफिया है, शराब माफिया है और अब तो किसानों के बीच बिचारों के बारदाना माफिया है। तो आखिर पैसे का उपयोग कहीं करना है तो केंद्रीय नेतृत्व तो इनसे करवा रहा है और कोई खास बात मुझे दिखती नहीं। इधर विपक्ष के आरोप के बाद कांग्रेस पलटवार की मुद्रा में है और अपने नेताओं को जिम्मेदारी दिए जाने को आला कमान की दूरदर्शिता करार दे रही है। एटीएम को मैं कल ही बोला था, ये अपने अनुभव बताते हैं। उस समय जब ये लोग दौरे में जाते थे पूरे राज्य भर में वसूली होती थी। याद करिए, सारे अधिकारी परेशान रहते थे।
तो सबको टारगेट दिया जाता था, इतना राशि जमा करो, हर डिवीजन से पैसा वसूला जाता था और भेजा जाता था। तो अपना अनुभव बता रहे हैं, वो जितने बात बोलते हैं तो थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाइए, वो उसी बात को वो नाम भर बदल देते हैं और काम वो लोग करते रहे। जिस तरीके से संघर्ष करके आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमने छत्तीसगढ़ में 15 साल के भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति दिलाया है, हमारी लीडरशिप की पहचान बनी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को असम जैसे जहां चुनाव होने वाला है, राज्य का प्रमुख ऑब्जर्वर बनाया गया है। आदरणीय टीएस सिंहदेव जी को लगातार जवाबदारी दी जाती रही है, माननीय ताम्रध्वज जी भैया को भी लगातार जवाब दी जाती रही है। ऐसा हमें लगता है निश्चित रूप से कि हमारा हाईकमांड छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर पूरा भरोसा करता है। फिलहाल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव जिताने की अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके पीछे पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को साधने की कांग्रेस की रणनीति भी है, साथ ही उनकी क्षमता का उपयोग करना भी है। अगर वे यहाँ सफल होते हैं तो उनका कद प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ेगा। लेकिन प्रमुख नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देना प्रदेश में एक पावर सेंटर नहीं होने देने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पार्टी में नाराजगी को खत्म करने के लिए अब नया फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिसके तहत ऐसे ब्लॉक अध्यक्ष जिन्हें नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद हटाया गया है, उन्हें जिले की कार्यकारिणी में अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। इस संबंध में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें आपको, नए अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद जिन अध्यक्षों को हटाया गया था उनकी नाराजगी सामने आ रही थी, जिसके बाद सभी पूर्व ब्लॉक अध्यक्षों को जिला संगठन में मौका देने का फैसला हुआ है। जिन ब्लॉक अध्यक्षों में परिवर्तन किया गया है और नई नियुक्तियां हुई हैं, ऐसे सभी पूर्व ब्लॉक अध्यक्षों को जिला कांग्रेस के कार्यकारिणी में स्थान देने का निर्णय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने घोषित किया है। इससे इन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों के अनुभव का और संपर्कों का लाभ पार्टी हित में, संगठन हित में और उस ब्लॉक में, उस जिले में पार्टी को मजबूत बनाने में किया जा सकेगा। दिल्ली में किसान आंदोलन में हिंसा को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मामले में अब छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है, जिसमें वो किसान आंदोलन में हुई हिंसा को प्रायोजित बता रहे हैं। रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार को घेरते हुए लाल किले की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी सांसद पर इस तरीके की घटनाओं को उकसाने का आरोप भी लगाया है। दिल्ली की घटना हमें सरकार के द्वारा प्रायोजित लगता है। लाल किला में सामान्य दिनों में भी कोई आदमी घुस भी नहीं सकता। फिर से मैं कह रहा हूं, लाल किला इतना सुरक्षित एरिया माना जाता है, सुरक्षा की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होती है, जहां सामान्य दिनों में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद का सबसे करीबी व्यक्ति झंडा लेकर के लाल किला के प्राचीर में चढ़ जाए और झंडा फहराए, तो ये दूर से दिखाई देता है ये सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना है। खबर कोरिया से, जहां मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल ने बयान दिया है। किसान आंदोलन में भड़की हिंसा को लेकर विनय जायसवाल ने कहा है, किसानों के आंदोलन को तोड़ने का सरकार काम कर रही है। किसानों ने गांधीवादी तरीके से अपना प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन सरकार ने आंदोलन को तोड़ने का काम किया है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। किसानों के आंदोलन का जो प्रारूप है, शुरू से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही गांधीवादी तरीके से इनका जो आंदोलन चल रहा है। बीच बीच में जो भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार है, इसको तोड़ने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाने का काम किए हैं। वो या तमाम तरीके से उनके आंदोलन को तोड़ने की बात हो। किसान कभी किसी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा, किसी को पत्थर नहीं मारेगा। पुलिस जो घायल हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की जो साजिश है, इतने बड़े आंदोलन को तोड़ने का जो इनका कुचक्र है, वही कुचक्र आज करने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं हारेगा और किसान पूरा देश। मंगलवार को अंबिकापुर में कांग्रेस के एक युवा नेता की पिटाई के मामले में नेता और युवती का पक्ष सामने आया है। पिटाई करने वाली महिला की बेटी ने भी वीडियो जारी कर युवा नेता अनिमेश सिन्हा को निर्दोष बताया है। अनिमेश का कहना है कि परिवार वाले युवती की शादी 2.5 लाख रुपए लेकर कराना चाहते हैं।
युवती शादी नहीं करना चाहती है। युवती के परिजन ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी और इसी मामले में उन्होंने थाने में फोन करते हुए युवती की मदद की थी और तभी पूरा परिवार उन्हें धमकाने के साथ जान से मारने की कोशिश कर रहा। वहीं युवती भी परिवार पर ही आरोप लगा रही है। लड़की की इन्होंने शादी लगाई थी, जिसने ये बताया कि भूटान में मेरे चचेरे भाई सौरभ तिवारी ने मेरे को 2.5 लाख रुपए देकर बेचा हुआ है, और जैसा मुझको जानकारी हुई है। और उसके बाद मेरे घर वालों ने गुमशुदा रिपोर्ट लिखवा दी। मैंने गुमशुदा रिपोर्ट के लिए मदद करके थाने में, मोहा थाने में फ़ोन कर दिया कि भाई लड़की बालिग है, लड़की 25 साल की है, आप इसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती ना करें, इसका स्टेटमेंट लें और जो भी है उसको निराकरण करें। उस दिन के बाद इनके परिवार वाले मेरे ऊपर कभी अपहरण का मामला दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं, कभी मेरे को बंधक बनाने बोलते हैं, लड़की बंधक बनाई गई है, कभी बोलते हैं ये लड़की को रख लिया है, कभी अन्य तरह की बातें करते हैं और मुझको जान से मारने की धमकी देते हैं। मैं अभी न्यूज़ में पढ़ी कि अंबिकापुर न्यूज़ में पढ़ी कि सर्किट हाउस में उन्नीस भैया के साथ मारपीट किया गया है, लेकिन उन्नीस भैया से मेरा कोई अफेयर नहीं है, ना ही उन्होंने मुझे अपहरण करके रखा है। वो सिर्फ मेरा एक मदद करते हैं, मेरे घर वालों का वो 8 साल से मदद करते थे, आज मेरा मदद किए तो क्या मेरा उनके साथ अफेयर हो गया? मेरा उन्नीस भैया के साथ कोई अफेयर नहीं हो रहा। और मेरे घर वालों का मैं उनको समझा के थक गई हूँ, लेकिन नहीं मार रहे, उन लोग मेरे से बात भी नहीं करते। खबर धमतरी से, जहां धमतरी के छाती गांव के पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। भोपाल से मिली रिपोर्ट के बाद मुर्गियों को फिलहाल नष्ट किया गया। 21 जनवरी को पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों की मौत हुई थी, जिसके बाद सैंपल भोपाल लैब जांच के लिए भेजे गए थे। इसके बाद अब पुष्टि हुई है मुर्गियों में बर्ड फ्लू की। हालांकि 1 किलोमीटर के दायरे को भी सैनिटाइज किया गया है। पोल्ट्री फार्म के उत्पादों को बाहर भेजने पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ में 14 जनवरी को, बता दें आपको, बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम के जनप्रतिनिधि अधिकारियों ने नई पहल शुरू की है, जिसके तहत 35 दिनों तक सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस अभियान को तुहर सरकार तुहर द्वार, यानी आपकी सरकार आपके द्वार, इस अभियान को नाम दिया गया है। शुरू हुआ यह अभियान 2 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें जनप्रतिनिधि अधिकारी साइकिल से नगर निगम के दफ्तर पहुंचेंगे और बसों से लोगों की समस्याएं सुनने के लिए रवाना होंगे। शहर के अलग अलग इलाकों में नगर निगम की टीमें शिविर लगाएंगी और इन शिविरों में जनता की परेशानियों का समाधान किया जाएगा। इधर बालोद के गुंडेरदेही वन विभाग के डिप्टी रेंजर के मिश्रा के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि इलाके की जनपद अध्यक्ष सुचित्रा हेमंत साहू ने ही लगाए हैं। उनका आरोप है कि मिल संचालकों, लकड़ी कुचियों और पढ़ई के पास जाकर डिप्टी रेंजर पैसों की मांग करते हैं और पैसे नहीं देने पर बड़ी कार्रवाई की धमकी देते हैं। कई बार सामान्य सभा की बैठक में भी ये मुद्दा उठाया जा चुका है, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने पर मामले की शिकायत वन मंत्री मोहम्मद अकबर से की गई। इधर मामले को संसदीय सचिव ने भी गंभीरता से लिया है। डिप्टी रेंजर को बर्खास्त करने की अब मांग उठने लगी है। जो जनप्रतिनिधि है उसके द्वारा लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि वो जो है पैसों की मांग करता है और हमारे जनप्रतिनिधि जब उसको अवगत कराते हैं कि यहाँ पे अवैध लकड़ी कटाई हो रही है और तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, ऐसे कह के उनके द्वारा जो है ऐसा उनका जवाब रहता है। लेकिन मुझ तक अभी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है। यदि लगता है इसमें कोई गलती हुई तो निश्चित ही उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जब तक मैं इसमें जांच नहीं होगी तो इसमें कुछ कहना भी मैं निश्चित नहीं करूँ। इधर गरियाबंद में बस स्टैंड के पास बसों और गाड़ियों के बेतरतीब खड़े रहने से आए दिन हादसे होते रहते हैं। एसपी भोजराम पटेल ने जब बस स्टैंड से गुजरती बसों को अव्यवस्थित खड़े देखा तो नाराजगी जताते हुए बस संचालकों को फटकार लगाई। एसपी ने बताया कि पहले भी उन्होंने बस संचालकों को समझाइश दी थी, बावजूद इसके बस स्टैंड पर अव्यवस्थाएं बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस दौरान उन्होंने बस संचालकों को दोबारा सड़क किनारे बस खड़ी करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इधर जगदलपुर के बिनाका मॉल में स्थित रिलायंस ट्रेड्स के स्टाफ लॉकर रूम में चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोर ने नगद 3 लाख रुपए उड़ा लिए।
सीसीटीवी फुटेज में हालांकि चोर को देखा गया है, लेकिन उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसने नीले रंग की चादर ओढ़ी हुई थी, जिस वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। ये चोर फायर एग्जिट तोड़कर दुकान में घुसा था। शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। खबर कोरबा से, जहां दुर्लभ प्राणी पेंगोलिन की तस्करी का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पेंगोलिन बेचने के फिराक में थे सभी आरोपी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वन मंडल के करतला रेंज के श्रीमार गांव के सभी आरोपी हैं। कांकेर में भालुओं की बढ़ती संख्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। भालू शहर के अलग अलग जगहों पर घूमते देखे जा सकते हैं। एक बार फिर शहर के उदयनगर वार्ड में एक भालू नजर आया। रिहायशी इलाके में भालू के आने से इलाके में दहशत का माहौल है। जगदलपुर के ऐतिहासिक सरोवर दलपत सागर के कायाकल्प को बदलने की प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। इसके लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई है, जिसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। दलपत सागर प्रबंधन समिति पूरे तालाब की देखरेख करेगी और सुविधाओं को दुरुस्त करेगी। फिलहाल जलकुंभी निकालने का काम किया जा रहा है। लगभग 30 एकड़ में लगी जलकुंभी को साफ कर लिया गया है।